चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आप सभी लोगों को जय हिंद। आई होप कि आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप अपना जो है रिवीजन लगातार कर रहे हो, क्लासेस को अच्छे से देख रहे हो और नोट्स भी बना रहे होगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है डिस्काउंट, जिसमें पहली क्लास आपकी हो चुकी है। आज सेकंड क्लास हमें डिस्कस करना है, यानी डिस्काउंट का पार्ट 2 हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सीधे शुरुआत करते हैं। अब पार्ट 2 पे आए उससे पहले जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं चाहूँगा कि एक बार आप पार्ट 1 को भी पहले पूरा देख लें। उसके बाद जब पार्ट 2 पे आएंगे तो पार्ट 2 आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैं बेसिक्स आपको बता चुका हूँ। अब पार्ट 2 में क्या है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है। 10%, 20% और 50% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के तुल्य होगी? Successive discounts of 10%, 20% and 50% will be equal to how much single discount? यानी मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है समतुल्य बट्टा, ठीक है। तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, 2 तरीके हैं हमारे पास समतुल्य बट्टा, या हम इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो अगर मुझे समतुल्य बट्टा निकालना है तो समतुल्य बट्टा कैसे निकाला जा सकता है, इसके लिए क्या करते हैं, 100 इंटू 100 माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस R2 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस R3 अपॉन 100। यहाँ R1, R2, R3 ये डिस्काउंट्स हैं जो आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ठीक है। अब R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, R2 की 20 और R3 की 50। ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, 100 माइनस R1 यानी 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 90। तो ये हो जाएगा 90/100। फिर दूसरा R2 की वैल्यू कितनी है, R2 है 20, तो 100 में से 20 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 80/100। फिर 100 में से 50 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 50/100। अब देखें 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से ये वाला 100 कैंसिल और 50 से 100 को कैंसिल करेंगे 2 बार। 2 से हम कैंसिल करेंगे 8 को 4 बार, ये कितना हो गया, ये हो गया 9 चौक 36। अब 100 रुपए का कोई सामान 3 डिस्काउंट के बाद इसको सॉल्व करने पर कितना मिला, 36। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 100 रुपए का कोई सामान 3 डिस्काउंट के बाद आपको 36 रुपए में मिला, तो कुल मिलाकर आपको कितना डिस्काउंट दिया गया या आपको कितनी छूट मिली, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो वैल्यू आपको यहाँ से मिलती है उसको आपको 100 में से फिर माइनस करना है। तो 100 में से 36 माइनस किया, यानी 100 रुपए का सामान अगर 36 में दिया गया तो आपको कितना डिस्काउंट मिल गया, तो यहां से आपको डिस्काउंट मिल गया 64%। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 64। तो ये बात समझ में आ गई। इस वाले पैटर्न में बस ध्यान ये देना है कि जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिलती है उस वैल्यू को सॉल्व करते समय आपको ये देखना है कि जो वैल्यू ये मिल गई उसको लास्ट में एक बार फिर से माइनस करना है। क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए एक और मेथड यूज किया जाता है जिसको कई लोग फॉलो कर रहे हैं आज के समय में। तो एक दूसरा तरीका मैं आपको और सिखाता हूँ। ये तो बहुत आसान तरीका है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। एक और तरीका आप देखिए, जो दूसरा तरीका है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन मेथड, यानी फ्रैक्शन बनाया जाएगा पहले किसी वैल्यू का और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखो, अगर इसे फ्रैक्शन से सॉल्व करना है तो फ्रैक्शन से ये कैसे सॉल्व होगा। फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपके पास 10%, 20% और 50%, तो 10% की फ्रैक्शन बनती है 1/10, 20% की फ्रैक्शन बनती है 1/5 और 50% की फ्रैक्शन बनती है
1/2। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म ना पहले से याद होनी चाहिए, और प्रैक्टिस करते करते याद हो जाती। जो लोग फ्रैक्शन से करते हैं उनको ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई फ्रेशर है या कोई बिगिनर है तो उसको पता रहे। अब डिस्काउंट या छूट का मतलब क्या होता है? कमी। तो ऊपर वाली वैल्यू को आपको हमेशा कम कर देना है। अब जब आप फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखें कि एक तरफ तो रहेगा एमआरपी, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य, और एक तरफ रहेगा एसपी यानी विक्रय मूल्य। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो, 10 रुपए का कोई सामान 10% डिस्काउंट के बाद 9 का रह जाएगा। 5 रुपए का कोई सामान डिस्काउंट के बाद आपका 4 रुपए का रह जाएगा, और 2 रुपए का कोई सामान डिस्काउंट के बाद आपका 1 रुपए का रह जाएगा। ठीक है, अब हालांकि काटने को आप यहाँ काट भी सकते हो, लेकिन अगर 100 के राउंड ऑफ में आ जाए तो फिर कोशिश ये करें कि फिर डायरेक्ट ही उसको हम सॉल्व कर लें। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का 5 से किया 50, और 50 का 2 से करेंगे तो 100, और यहाँ पर 9 का 4 से करेंगे तो 36, और 36 का 1 से करेंगे तो 36 ही रहेगा। यानी 100 रुपए का सामान 36 रुपए में आपको दिया गया, तो आपको कितनी छूट मिल गई ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोनों का अंतर अपॉन में एमआरपी अंकित मूल्य, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है, इनटू 100। 100 से 100 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी 64। तो जो स्टूडेंट इसे फ्रैक्शन से सॉल्व करना चाहते हैं वो फ्रैक्शन से सॉल्व करें, और जिनको पहला वाला तरीका पसंद आया वो पहले वाले से करें। चॉइस इज योर्स, मतलब आपका चॉइस है, आप जैसे ठीक समझें वैसे सॉल्व करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी के जैसा है। एक वस्तु पर 20%, 25% और 10% क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर है? यानी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। इसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो समतुल्य निकालने के लिए जो मैंने पहला तरीका आपको सिखाया है वो क्या था? आप देखें, समतुल्य बट्टा कह दो आप इसको, या आप इसको समतुल्य छूट कह दो, या इसको एकल छूट, बात एक ही है। तो क्या करना है? वही जो इससे पहले किया था, 100 इंटू 100 माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस R2 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस R3 अपॉन 100। ठीक है, अब पहला 20 का है तो ये 100 तो आपको लिखना ही है 100। R1 20 कम करेंगे 100 में से तो ये रह जाएगा 80/100। 25 कम करेंगे तो ये रह जाएगा 75/100, और फिर 10 कम करेंगे तो ये रह जाएगा 90/100। अब इसको कैंसिल करना है तो देखो 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से ये वाला 100 कैंसिल, 25 से काट रहे हैं, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से 4 दूनी 8, 2 का गुणा 3 से करेंगे 6, 6 इंटू 9 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 54। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो वैल्यू आपको मिली वो ऑप्शन में दी हुई रहती है। फिलहाल ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एग्जाम्स में ऐसा हो सकता है कि 54 भी आपको ऑप्शन में मिल जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 54 आपका आंसर नहीं है। ये क्या है? ये है आपका विक्रय मूल्य। यानी मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 100 रुपए का कोई सामान 3 डिस्काउंट लगने के बाद, 20, 25 और 10 की 3 छूट मिलने के बाद आपको 54 रुपए में दिया गया। तो आप ये बताओ कि आपको कुल मिलाकर कितनी छूट मिली? तो आपको इसको माइनस करना है। तो 100 में से 54 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 46%। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये बात समझ में आई? ओके, तो बहुत आसान पैटर्न है, इसमें आपको कुछ भी जो है
नया नहीं करना है, वही जो मैंने पहले पार्ट में सिखाया था, 100 इंटू 100 माइनस R1 R2 R3 जितने भी डिस्काउंट है, अगर ये 4 भी होते हैं तो R4 तक जा सकते हैं। और इसको जो रिजल्ट यहाँ मिलता है उसको एक बार लास्ट में 100 में से फिर माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद एक और जो मेथड जो मैंने अभी बताया था आपको, फ्रैक्शन मेथड, उससे भी देख लो इसको। अगर फ्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व करना हो तो फ्रैक्शन मेथड से इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा वो आप यहाँ पर और देखें। चलिए फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहूं कि मुझे इसे फ्रैक्शन मेथड से करना है तो उसके लिए क्या तरीका होगा वो आप समझें। फ्रैक्शन मेथड में क्या करना होता है, मैंने आपको अभी अभी सिखाया था कि हम इनका फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो एक तरफ तो रहता है MRP और एक तरफ रहता है SP। अब जब आप इसका फ्रैक्शन बनाओगे तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो मतलब अगर 5 MRP होगा तो SP 4 होगा। 25% की होती है 1/4। इसका मतलब अगर 4 MRP होगा तो 3 SP होगा। 10% की होती है 1/10, मतलब अगर 10 MRP होगा तो 9 SP होगा। अब फाइनली क्या करना है, अगर ये कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर देना है, ठीक है। कोशिश करो कि ऐसे कैंसिल करें कि यहाँ पर 100 मिल जाए। मैं इसे 2 से कैंसिल कर देता हूँ, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो ये क्या मिला, 5 दूनी 10 और 10 का 10 से करेंगे तो 100। इस तरफ ले लेते हैं। तो यानी MRP अगर 100 है तो ये कितना मिलेगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 9 54। तो आपका SP कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि 100 रुपए का कोई सामान आपको 54 रुपए में दिया गया है तो इस पर कितनी छूट मिली। यानी किसी सामान पर 100 रुपए छपा हुआ था, उसके लिए आपने 54 रुपए दिए, तो डिस्काउंट कितना मिल गया, दोनों का अंतर बड़ी संख्या या MRP इंटू 100, आंसर 46। अब देखो मैंने कहा कि जो है इसको आप 100 बना लीजिए, तो 100 का फायदा क्या है, जब आप 100 बना लेते हो तो आपको ये सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस डायरेक्ट डिफरेंस देखना है कि 100 और 54 में कितना अंतर है। जितना अंतर होता है उतने % का ही डिस्काउंट दिया जाता है। क्लियर? चलिए अब जैसे अगर यहाँ पर कई लोग यहाँ परेशान हो सकते हैं कि सर ये 5 4 आपने कैसे लिख दिया, तो आपको बता दूं कि ये मैंने केवल इसकी फ्रैक्शन फॉर्म लिखी है। 20% की जब आप भिन्न बनाओगे तो 1/5 बनेगी, 25% की भिन्न बनाओगे तो 1/4 बनेगी, और 10% की भिन्न बनाओगे तो 1/10 बनेगी, ठीक है। इसलिए मैंने 5 और छूट का मतलब माइनस करना होता है, तो मैंने यहाँ लिखा 5 4 और 10, ये नीचे वाली वैल्यू, और ऊपर जो है एक एक कम कर दिया, 4 3 और 9, ठीक है। चलिए व्यापारी 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट देता है। छूट की दर का एकल समतुल्य है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए इसको, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए तो अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं। दोनों में से जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप उसे सॉल्व करें। जैसे पहला वाला तरीका जहां हम समतुल्य निकालते हैं, उसमें क्या करना है देखें। तो पहले 100, फिर 100 माइनस R1, तो 100 में से R1 क्या है, ये 20, तो 20 कम किया, 80/100। दूसरा 10 है, R2 100 माइनस R2, 100 में से 10 कम करेंगे तो 90/100, और फिर 5 कम करेंगे तो 95/100। अब इसको कैंसिल करना है, तो कैंसिल कैसे करेंगे, देखो 100 से 100 कैंसिल कर दो, 2 जीरो से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसको काट लेते हैं, 5 से काट लो, 19 पंजे 95, और यहाँ काट लेते हैं
20 पंजे 100। अब देखो अगर नीचे 10 रख लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से काट दे रहा हूँ। 2 से काट लिया ये 4 और 2 से काट लिया ये 10। तो अब यहाँ कितना मिल रहा है, आप ये देखो कि 19 का गुणा कर लेते हैं हम पहले 9 से। तो 19 इंटू 9 करेंगे तो ये मिलेगा 171। 171 का गुणा कर लेते हैं हम 4 से, तो 17 चौके 68, तो ये हो जाएगा 684 बटे 10। अब नीचे 10 है, 10 का मतलब पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 68.4। अब 100 रुपए का कोई सामान अगर आपको 68.4 में दिया जा रहा है तो उसमें कितना डिस्काउंट मिला है, तो 100 में से माइनस कर देंगे 68.4, तो आपके पास रह जाएगा 31.6%। इसका मतलब आपको 31% का डिस्काउंट, 31.6% का डिस्काउंट दिया गया है। अगर ये 3 डिस्काउंट ना देते, उसके स्थान पर एक ही डिस्काउंट दिया जाता, तो वो 31.6% होता। कैलकुलेशन आपकी जितनी अच्छी होगी उतना आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड मैंने सिखाया है वो भी सीख लें। जो फ्रैक्शन मेथड है उसे भी जान लो कि किस तरीके से फ्रैक्शन मेथड काम करता है। चलिए देखें। पहले मैं इसको रफ कर दूं। ठीक है, अब फ्रैक्शन मेथड देखो 20%, तो एक तरफ तो लिख लो एमआरपी और एक तरफ लिख लो एसपी। अब मुझे जो है 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब जो सामान 5 रुपए का है डिस्काउंट के बाद 4 का रह जाएगा। 10 की होती है 1/10, जो 10 रुपए का है वो 9 का रह जाएगा। 5 की होती है 1/20, जो 20 का है वो आपका रह जाएगा 19 का। ठीक है, तो कहानी लगभग लगभग सेम ही बन रही है। आप देखो कैंसिल करें तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो रहा है, ये 5 का गुणा करेंगे 10 से तो ये 50, 50 का करेंगे 20 से तो ये हो जाएगा 1000। यानी अगर कोई सामान 1000 का है तो ये 19 इंटू 9 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 171 इंटू वो, तो ये हो गया 684। 1000 का सामान आपको 684 में दिया गया है, तो छूट कितनी है, जो काटना चाहे तो काट भी सकते हैं इसको। अंतर अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा आपका 316 बटे 1000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 10 का भाग देंगे तो ये बचेगा 31.6%। तो इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, ऑप्शन डी 31.6। अब अगर कोई इसको थोड़ा सा आसान बनाना चाहता है, मतलब कैलकुलेशन अगर छोटी करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, आप देखो आप इसको यहाँ 4 से कैंसिल भी कर सकते थे 20 को 5 बार। जब आप ऐसा करते तो थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाता कि एक संख्या मिल जाती 250 और एक मिल जाती 171। तो आप या तो इस वैल्यू पे सॉल्व कर लो इसको या इस वैल्यू पे सॉल्व कर लो, दोनों ही केस में रिजल्ट आपको सेम मिलना है। तो जहां आप कंफर्टेबल रहो उस वैल्यू के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी आपको। जल्दी से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो समतुल्य वाले से करें डायरेक्ट, तो क्या मिलेगा देखिए क्या हो रहा है, तो रफ कर दे रहा हूं पहले। अगर मैं इसे समतुल्य वाले मेथड से करता हूं तो पहले 100, फिर 100 माइनस R1, तो R1 10 है तो 100 में से 10 कम किया 90, फिर 100 माइनस R2, तो R2 20 है, 100 में से 20 कम किया तो 80, R3 40 है
तो ये बचा 60। अब कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए आप देखो 100 से 100 कैंसिल, इन दो जीरो से ये 100 कैंसिल। यहाँ मैं 20 से काट दे रहा हूँ, 20 से काट दिया तो 20 दिया 60, 20 पंजे 100। अब कैंसिल होगा नहीं, है ना। तो ये कितना मिल गया, ये मिल गया 9 8 72, 72 का गुणा करेंगे 3 से तो ये मिलेगा 216 अपॉन में 5। तो 5 का भाग देने पर 100 माइनस 5 का यहाँ भाग दे दो, 5 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20। अब बच गया 1 तो 5 दिया 15, 43.2 मिल गया ये, है ना। यानी 100 रुपए का सामान आपको 43.2 में दिया गया है। और अगर ऐसा किया गया है तो अब आपको ये बताना है कि आपको कितना डिस्काउंट मिला है। तो 100 में से इसे माइनस कर दो तो ये रह जाएगा लगभग 56.8%। क्लियर। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आंसर बन जाएगा। ठीक, तो ये इसी पैटर्न का चौथा क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी को परेशानी होगी। अब जल्दी से इसी क्वेश्चन को मैं आपको फ्रैक्शन से बता देता हूं। अब देखो प्रैक्टिस भी मैं आपको क्लास में साथ ही साथ जो है सफिशिएंट प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो वैसे तो इतना प्रैक्टिस काफी है, फिर भी अगर आप चाहो कि आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप इसी आधार के क्वेश्चन लेकर उन्हें सॉल्व कर सकते हो। अगर मुझे इसे फ्रैक्शन से करना है, फ्रैक्शन मेथड से, तो कैसे करेंगे देखो। 10% की फ्रैक्शन, तो पहले 10 फिर 9, 20 की 5 4, 40 की 2/5 होता है तो 5 3। कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर लो, और अगर नहीं करना चाहो तो एज इट इज भी रख सकते हो। कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं 2 बार, और 2 से कैंसिल कर लेते हैं 5 बार। तो अब यहां से ये मिल गया 125 और ये मिल गया 54। तो 125 रुपए का सामान आपको 54 रुपए में दिया जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि आपको कितनी छूट मिली है। छूट बराबर दोनों का अंतर। अब दोनों में कितना अंतर आ रहा है, अंतर आएगा आपका लगभग 71 के आसपास। ठीक है, जैसे 5 में से 4 कम करेंगे 1 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। अब बटे में आ जाएगा 125 इंटू 100। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100। अब देखो वही कहानी बन गई आपकी। तो ये जो है आपको मिलेगा 284 अपॉन में 5, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 25। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 284 में अगर 5 का भाग दिया जाए तो 25, 3 बचेगा, 5 से 30, 5 अट्ठे 40, यानी 56.8 मिल जाएगा ऑप्शन बी। तो कहीं ना कहीं जो है काफी कॉमन तरीके हैं। फ्रैक्शन वाले से जो करते हैं वो फ्रैक्शन वाले से करें, जो सीधा करते हैं R1 R2 R3 से वो सीधा भी कर सकते हैं। ये 3 वाले हैं, 2 वाले तो और भी आसान होते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में 2 वाले आपको प्रैक्टिस कराए थे, इस बार इस क्लास में हम 3 वालों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात और आपको जो समझनी है वो ये है कि ये क्वेश्चंस तो हमने कर ही लिए, इसके अलावा इसमें कभी कभी ना थोड़ा सा चेंज किया जाता है, मतलब कभी कभी क्वेश्चन को घुमाया जाता है। तो वो कैसे घुमा सकता है उसे भी जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्या कह रहा है, कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु पर क्रेताओं को छूट के निम्न विकल्प देता है। यानी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपके पास ये ऑप्शन है। तो अब आपसे क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन तो ये है कि आप 10% की 2 छूट ले लो, या फिर 12% की एक छूट उसके बाद 8%, या 15% और 5% की छूट, या फिर 20% का इकट्ठा छूट ले लो।
तो आपको ये बताना है कि किस विकल्प के अंतर्गत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, यानी विक्रय मूल्य कम से कम क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से बनाया जाता है। ज्यादातर तो ये रहता है कि ग्राहक के लिए कौन सा बढ़िया रहेगा, ग्राहक के लिए कौन सा बढ़िया रहेगा और दुकानदार के लिए कौन सा बढ़िया रहेगा। अगर आप जैसे नॉर्मली टोटल करके देखोगे तो आप देखो 10% के अगर दो आपको दिए जाएं, 10 और 10, एक मिनट, 10% के दो आपको दिए जाते हैं तो कितना हो जाएगा 20। 12% का पहला दिया जाए फिर 8% का दूसरा दिया जाए तो कितना हो रहा है 20। 15% का पहला दिया जाए और 5% का दूसरा दिया जाए तो कितना हो रहा है 20, और 20% का एक इकट्ठा दिया जाए तो भी 20। तो ऐसे क्वेश्चंस की जो खास बात है वो हमेशा आपको ये देखने को मिलेगी कि जब आप टोटल करोगे तो टोटल चारों का चारों ही इक्वल रहेगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो ग्राहक को फायदा कब होगा, जब उसको सामान कम से कम में मिले। दुकानदार को कब होगा, जब उसको ज्यादा से ज्यादा में वो बेचे। लेकिन फिलहाल हमारे पास क्या क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि किस विकल्प के अंतर्गत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, यानी विक्रय मूल्य कम से कम कब होगा। तो विक्रय मूल्य कम से कम तब होगा जब पहला बट्टा अधिकतम होगा। जैसे अगर मैं इसको ऐसे मानूं तो मैं ये भी मान सकता हूं कि पहला 20 का और दूसरा 0 का, मतलब दूसरा है ही नहीं, है ना। तो सबसे ज्यादा फायदा जो है आपको कब मिलेगा, जब आपको इकट्ठा 20% का ही बट्टा मिल जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो इस आधार पर जहां पर सेलिंग प्राइस जो है वो मिनिमम रहेगी वो रहेगा आपका विकल्प नंबर 4 ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। तो अगर मैं देखूं कि ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा है, तो इस केस में ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, जब पहला बट्टा जिसमें ज्यादा होगा, जिसमें पहला बट्टा सबसे ज्यादा आ जाए, ग्राहक के लिए वही सबसे अच्छा होता है, ध्यान रखना। और जिसमें पहला बट्टा सबसे कम आ जाए, दुकानदार के लिए वो सबसे अच्छा होता है। तो इन तीनों केस में अगर मैं देखूं तो दुकानदार के लिए पहला वाला सबसे बढ़िया है और ग्राहक के लिए ये सबसे बढ़िया है। फिलहाल उसने विक्रय मूल्य कम से कम पूछा है, तो कम से कम कब होगा, जब पहला अधिक से अधिक होगा, तो ये बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब ये जो है अब देखने में तो एक जैसा लग रहा है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई जो है 20% देखने के बाद कोई कम हो रहा है, कोई ज्यादा हो रहा है। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो तो, समतुल्य बट्टा बताया था, है ना। और समतुल्य बट्टा में हम क्या करते थे, समतुल्य बट्टा में अगर दो बट्टों का समतुल्य निकालना होता था तो हम R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन 100 करते थे। तो देखो जब आप इनको प्लस करोगे R1 प्लस R2 तो ये 20 होगा सब में, लेकिन जैसे ही आप माइनस करोगे तो चाहे जो भी हो, लेकिन 20 में से कुछ भी माइनस किया मैंने तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 20 से कम हो जाएगा, है ना। 20 से कम हो जाएगा, और 20 से कम हो जाएगा इसका मतलब जो 20 वाला है वो सबसे बढ़िया होगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि इसमें दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो यही आपके सामने है, क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य न्यूनतम, विक्रय मूल्य न्यूनतम कब होगा, जब पहला बट्टा अधिकतम होगा। तो पहला अधिकतम यहाँ है तो आंसर ये हो जाएगा। दूसरा पूछा जाता है कि ग्राहक के लिए कौन सा बढ़िया होगा, तो ग्राहक के लिए बढ़िया वो होगा जिसमें पहला सबसे अधिक होगा। तो पहला सबसे अधिक यहीं पे है, तो ये ग्राहक के लिए। दुकानदार के लिए कौन सा बढ़िया होता है, तो दुकानदार के लिए सबसे बढ़िया होगा जिसमें पहला सबसे कम होगा। तो पहला सबसे कम इसी में है, तो दुकानदार के लिए ये बढ़िया होगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस पार्ट में बस इतना ही। अब आपको करना ये है कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं इन क्वेश्चंस को आपको दोबारा से जो है देखना है, दोबारा लगाना है। इसके बाद आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, सीडीएस देना चाहते हो, आप व्यापम का कोई एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का कोई एग्जाम देना है, या डिफेंस का कोई एग्जाम आपको देना है,
तो उसमें आप अपने एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो टॉपिक के क्वेश्चंस लगाइए। फिर आप देखो कि आपके क्वेश्चंस कितने जल्दी बन रहे हैं, क्योंकि देखो एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना ही फायदेमंद है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन सफल कौन है? जो एक तरीके से पढ़ता है और जो लगातार मेहनत को बनाए रखता है। ठीक है, तो आप लगातार मेहनत करते रहिए और हम आपके साथ बने रहेंगे, लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर आते रहेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोगों को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि इन क्लासेस से आपको फायदा मिल रहा है और आपके किसी और साथी को भी इससे फायदा मिल सकता है, तो आप इन क्लासेस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। थैंक यू।